2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यह समय है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में आपसे जिन बातों पर आज चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सियासी गुटबाजी में ऐसे उलझे हैं कि रोज़ नए बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं सीएम का दावेदार नहीं, मैं सीएम का फेस नहीं, तो कभी कह रहे हैं मैं ही सीएम का दावेदार हूँ, मैं ही सीएम बनूंगा और मेरी दावेदारी पक्की है। झुंझला भी जाते हैं पत्रकारों पर और कहते हैं कि काल्पनिक सवाल ना पूछें। तो ये हरियाणा की सियासत की बात है। इसके साथ साथ सियासत की बात देश की भी होगी और साथ साथ बात होगी उस भव्य आयोजन के बाद होने वाली सियासत की जो G20 के बाद शुरू हुई है। बात राम मंदिर के नाम की भी होगी और राम मंदिर के नाम पर चलने वाली सियासत की भी करेंगे। इन सभी सियासी खबरों से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यूरोप का दौरा जारी है। नॉर्वे में उन्होंने सांसदों से मुलाकात की। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद नाथूराम मिर्धा की सुपुत्री पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साली भी हैं। G20 में राष्ट्रपति के रात्रि भोज में शामिल होने पर इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में आज भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। और मोरक्को में 6.8 डिग्री के तीव्रता की भूकंप से भारी तबाही है। मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हजारों लोग घायल हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। देश और प्रदेश में इस समय चुनावी आहट सुनाई देने लगी है। पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता यानी कि आमने सामने एक दूसरे पर पलटवार करते हैं और लेकिन इस सब के बीच पलटवार अपनी पार्टी के नेताओं पर भी होता है, वो खासकर कांग्रेसियों द्वारा। इतिहास गवाह है कि सत्ता की लालसा में अपनों ने अपनों को कई बार धोखा दिया है। अगर हम मुगल इतिहास में जाएं तो वहाँ तो जैसे परंपरा थी कि पुत्र पिता की हत्या कर राज कर लेते थे और आज भी ये जारी है। एक दल में रहते हुए अपने दूसरे साथी को दलदल में धकेलकर खुद सत्ता की कुर्सी पर जा विराजना, जैसे ये नेताओं के चरित्र में है। बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की राजनीति की। अपनों ने अपनों का साथ सिंहासन पर बैठने के लिए कई बार छोड़ा भी है, लेकिन आज वो समय नहीं है। ये इतिहास की बातें थी, लेकिन इतिहास कई बार दोहराया भी जाता है। सत्ता की कुर्सी की चाबी लेने के लिए भले ही सियासी दल सब कुछ ठीक होने की बात करें, लेकिन दिल की बात जो है वो जुबान तक आई जाती है। मैंने आपसे कहा था कि आपसे जिक्र करेंगे हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो जो कांग्रेस की गुटबाजी है जिससे आजकल हुड्डा साहब खुद बैकफुट पर हैं, तो उन्होंने पिछले दिनों एक सियासी बयान दिया था और ये कहा था कि मैं सीएम फेस नहीं हूँ। सीएम का चेहरा का जो फैसला होगा वो तो पार्टी आला कमान और विधायक करेंगे। और अब उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सीएम फेस नहीं हूँ। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि जो मन की बात है वो मुंह पर आई जाती है, जुबां पर आई जाती है। अभी हाल ही में मीडिया के सवालों पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री का पद तो मुझे ही मिलना चाहिए, मैं प्रबल दावेदार हूँ। यानी कि हुड्डा साहब ने सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस के अंदर मैं मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार हूँ, था और रहूँगा। इसके अलावा उनका कहना ये भी है कि लोग मन बना चुके हैं कि 2024 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। किसी अखबार नवीस ने सवाल पूछा तो भड़क भी गए और कह दिया कि इस प्रकार के काल्पनिक सवालों का मैं जवाब नहीं देता, इस प्रकार के हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा हुड्डा जी ने। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री के तौर ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। विपक्ष में विपक्ष नेता हूँ, ये अध्यक्ष है और लोगों की आवाज़ उठा रहा है, उनकी बात सुधा सब कुछ है।
और जहाँ तक मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस ये लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बात करते हैं, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूँगा। मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। नहीं सर, पिछली बार चुनाव हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता हूँ मैं। सर, लड़ूंगा तो पता लग जाएगा, नहीं लड़ूंगा तो पता लग जाएगा। आपको तकलीफ है कोई? तो बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है कि वहाँ ही आपस की फूट है, यहाँ इस प्रकार की बयानबाजी चलती रहती है। इस प्रकार का कुछ वातावरण, कुछ माहौल उस पार्टी में भी दिखाई देता है जो पार्टी विद डिफरेंस है, जो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, यानी कि बीजेपी। बीजेपी के अंदर अगर ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सियासत में खासकर जो बांगर चौधरी हैं, बांगर चौधरी के नाम से मशहूर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं होता। वहीं उनके बेटे और बीजेपी के सांसद जो ब्रिजेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए अब कोई ज़मीन बची नहीं है, तभी तो वो राजस्थान का रुख कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि चाहे वो प्रेमलता जी हों, चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी हों और चाहे ब्रिजेंद्र हों, इनको ये रास नहीं आ रहा कि जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन रहे। हालांकि उनकी आवाज़ नक्कार खाने की तूती की तरह भाजपा आला कमान के सामने दबी दबी सी है, लेकिन ना चौधरी वीरेंद्र सिंह, ना चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह और ना ही श्रीमती प्रेमलता कभी इस बात से रुकते हैं। अब ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि राजस्थान जेजेपी के लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके घर की ज़मीन खिसक गई है, और इसलिए जिनकी ज़मीन खिसक गई है वो इधर उधर का रास्ता देख रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि उचाना हमारा घर है, हमारी राजनीति है, हमारा सामाजिक जीवन है, हम 7 दशक से वहाँ पर हैं, हम तो कहीं जाएंगे नहीं, और कोई आए या ना आए ये फैसला कर ले। यानी कि ब्रिजेंद्र सिंह ने भी उस बात को दोहरा दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि उचाना उनका है और उनकी माताजी चुनाव लड़ी थी। अब अगला चुनाव माताजी लड़ेंगी या बेटा जी लड़ेंगे, लेकिन ये जरूर कह दिया कि उचाना हमारा है, किसी को आना है आए, नहीं आना हो ना आए। खैर, बहरहाल ये चुनावी मौसम का तकाजा है या फिर आपसी रार, ये तो आने वाले समय में मालूम होगा। लेकिन सियासत यही है जो सत्ता की कुर्सी पाने के लिए की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी के चलते हरियाणा में अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोहब्बत की दुकान में आजकल लात और घूंसों का प्रसाद मिलता है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में इनका खाता भी नहीं खुलने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना और हरियाणा को पीने का पानी नहीं दिया। वहीं बाढ़ के वक्त SYL में पानी देने की बात कहकर भगवंत मान ने हमें चिढ़ाने का काम किया। गौरतलब है कि हरियाणा में पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन चल रहा है और पन्ना प्रमुख आजकल धनखड़ साहब का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक पन्ना प्रमुख में बोलते हुए ओपी धनखड़ साहब ने रणदीप सुरजेवाला के बहाने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी की सोच कांग्रेस जैसी नहीं है जो जनता को श्राप देती है। भाजपा तो जनता को देवता मानकर, भगवान मानकर उनका आशीर्वाद लेने में विश्वास रखती है। खैर, जनता किसे आशीर्वाद देगी और किसको श्राप देगी ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई ज़्यादा खुश नहीं है आजकल। ये बात इसलिए कि प्रदेश में आने वाले चुनाव में उनका साथ देने का कुछ लोगों ने वायदा किया, लेकिन कुछ लोग पीछे दरवाजे से साइड हो जाते हैं। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में दलित अधिकारियों को पदोन्नति में 20% आरक्षण देने के फैसले से दलित समाज के संगठन, अधिकारी और बुद्धिजीवी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री खट्टर दलितों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। दलित अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलाने की लड़ाई 1977 से लड़ी जा रही है। हमारी किसी ने वहाँ नहीं सुनी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रमोशन में दलितों को 20% का आरक्षण का जो प्रावधान किया है, ये बहुत राहत देने वाला फैसला है। दलित नेताओं का कहना है कि दलितों को प्रमोशन में आरक्षण की चिंता किसी भी सरकार ने नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमारी चिंता की और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरा दलित समाज मनोहर लाल के साथ खड़ा नजर आएगा। तो यहाँ तो बात साथ देने की हो रही है, लेकिन बात देश की सियासत की जाए तो एक मंच पर एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात हुई थी, लेकिन लगता है ऐसा हो नहीं रहा। दरअसल जब से देश में G20 शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ है, तो इसे लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। एक तरफ राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में खड़गे जी को बुलावा नहीं दिया गया, तो वहीं ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के इस भोज में शामिल होने पर बवाल मच गया।
बंगाली बाबू अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व में आने के लिए प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं। फिर भी ऐसा क्या था कि वो आनन फानन में एक दिन पहले ही दिल्ली चली गई। उन्होंने पूछा कि क्या उनके इस अवसर पर शामिल होने के पीछे कोई और दूसरी वजह है। राजनीतिक विश्लेषक कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली गए नहीं, लेकिन G20 की बैठक में चले गए। आखिर ये पॉलिटिक्स क्या है? प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की यही राजनीति है। वह एक दरवाज़ा खोलते हैं और बगल में एक खिड़की और एक रोशनदान खोलकर रखते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वालों आपने हमें भाव नहीं दिया तो हम उधर भी जा सकते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव का कहना है कि G20 पर बहुत खर्चा हुआ। इसके इतर 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी G20 के समिट को लेकर सरकार के कई पक्षों की तारीफ कर चुके हैं। तो वही कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं दिल्ली डिक्लेरेशन घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए भारत की G20 थेरपा अमिताभ कांत की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह G20 में भारत के लिए गौरवशाली क्षण है। ये क्षण गौरवशाली थे या ये क्षण क्योंकि खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया तो कांग्रेस के लिए परेशानी वाले थे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन दादा ममता बनर्जी पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अधीर बाबू ये क्यों भूल गए कि उस बैठक के अंदर कांग्रेस के ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी शान से शामिल हुए थे। तो जब अपनी पार्टी वाले ही नहीं पूछ रहे तो आप दूसरों पर क्यों जोर लगा सकते हैं? खैर, बात शशि थरूर साहब की भी हो रही थी तो उन्होंने रूस यूक्रेन पर पैराग्राफ पर आम सहमति बनाने संबंधी अमिताभ कांत की टिप्पणियों को टैग करते हुए सोशल मीडिया X यानी कि ट्विटर पर लिखा है कि बहुत खूब अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आपने IAS का चयन किया था तो भारतीय वन सेवा ने एक उत्कृष्ट राजनयिक को दे दिया। खैर, भारत के इस भव्य आयोजन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। बहरहाल ये तो स्वाभाविक है कि पूरी राजनीति 2024 का रण जीतने के लिए हो रही है। 2024 का रण जीतने का मुख्य द्वार सत्ता पक्ष का एक और भी है और वो है अयोध्या में बनने वाला, अयोध्या में बन रहा या बनकर तैयार लगभग हो चुका भव्य श्री राम मंदिर, जिसे लेकर राम जन्मभूमि के संरक्षक महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि 500 साल बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की शुभ घड़ी आने वाली है। उन्होंने कहा कि हर एक राम भक्त का सपना पूरा होने वाला है। हम सभी को हजारों सालों से अयोध्या के भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का इंतजार था। अब वह इंतजार खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी 5000 संतों की मौजूदगी में मंदिर का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान अभिजीत मुहूर्त में रामलला के पूजित विग्रह को गर्भगृह के स्वर्ण जड़ित महापीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और इसके पहले शास्त्रीय विधान के मुताबिक नगर दर्शन भी कराया जाएगा। हालांकि जो तारीख सामने आई है वो 21 और 22 जनवरी है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से देश विदेश के 5 लाख मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू किए जाएंगे और इन अनुष्ठानों का आयोजन स्थानीय स्तर पर वहां के श्रद्धालुओं द्वारा किया जाएगा। तो यानी कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने पर भव्य आयोजन होगा। लेकिन इस भव्य आयोजन के साथ साथ 2024 के चुनाव की भव्य जीत की तारीख और तासीर तय कर रही है बीजेपी। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।